जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आप लोग पिक्चर ले रहे होंगे, तो वो जो आपने एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री है ना, वो इस तरह से कर लेनी है आपने। कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 0, ठीक है जी, और परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट। तो ये सारे का सारा 1560 क्या बन गया, P&L के अंदर लॉस। लेकिन चूंकि हम P&L बना नहीं रहे, इसलिए वो डेबिट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो डेबिट P&L में, और ये क्रेडिट आपको नज़र आ गया आपने अपने रॉ मटेरियल को। मैंने कहा, मैंने रिक्वायरमेंट डाल दिया ना, ताकि टेंशन ही मुके कि कंपनी इज यूजिंग पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड के अंदर, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आपने एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, ड्राइंग की एंट्री, ये सारी एंट्रीज कहाँ करनी होती हैं, परचेजेज में ही, ठीक है। ओके, चले अब जल्दी से आए ज़रा ऊपर नोट्स पे। ये सवाल तो हो गया ख़त्म। कहाँ बेटा, ले उधर। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्रीज नहीं होती, नहीं होती। परचेज नहीं, परचेज इन्वेंट्री नहीं होती, नहीं इन्वेंट्री नहीं होती। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल यूँ बना रहे होते हैं पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, तो अगर इन्वेंट्री नहीं होती तो ये कहाँ से आती हैं बेटा? इन्वेंट्री होती है, पीरियोडिक सिस्टम में भी इन्वेंट्री होती है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता। हम इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट से पीरियड एंड के ऊपर जाकर कैलकुलेट करते हैं। जो क्वांटिटी निकलती है उस पर रेट रूट लगा के हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब इन्वेंट्री की जो कमज़ोरी है विटामिन की, प्रोटीन की इन्वेंट्री के अंदर, वो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में जाके मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। जो हो गया अब सो हो गया, मैं उसका आपको कोई वो क्या कहते हैं ना, पिनलाइज नहीं करूँगा आपको, लेकिन थोड़ा इंतज़ार तो करवाऊँगा ना। अब वो टॉपिक तो आने देना, ये नहीं यहाँ भी पढ़ाऊँ फिर वहाँ भी पढ़ाऊँ, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये एंट्री देखो, चलो एक छोटी सी बात सुन लो। फिजिकल काउंट पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर नहीं बना, परचेज रिकॉर्ड करते रहे, एंड पे जाके फिजिकली काउंट किया 1 2 3 4 5 6 गंदे अंडे हैं, ठीक है, हर गंदा अंडा इतने रुपए का है, तो अंडे इंटू रुपीज़ लगाकर, यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मेरे समय, ठीक है। अच्छा, तो इसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट। ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की आप फिर डबल एंट्री करते हैं, आप बैलेंस शीट में जाके उसको करते हैं, करंट एसेट्स में रखते हैं, तो आपकी एंट्री बनती है स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट, यहाँ से बेसिकली उसको निकाल देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकला है तो यहाँ से क्रेडिट हुआ है ना, पर निकालने का तरीका ये है कि आपको फिजिकल काउंट करना पड़ा, जबकि परपेचुअल सिस्टम में आपके इन्वेंट्री का लेजर ही आपको क्लोजिंग बता देते हैं, ठीक है। छोड़ो इस बात को ना यार, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, पूरा पढ़ना है हमने, 5-6 दिन लगने हैं उस पर, 5-6 लेक्चर्स लगने हैं उस पर। चलूँ, लो जी, सवाल तो ऐसी कोई नहीं छड़िया मेरे ख्याल से, है ना। अब बेसिक्स मेरे ख्याल से हो ही गई हैं कुछ ना कुछ, बाकी बेसिक्स तो अभी हम मजीद सीखते चले जाएंगे ना, बेसिक्स तो अभी चलेंगी साथ साथ, अब टॉपिक्स के अंदर ही बाकी चीज़ें सीखेंगे। ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें थी कि जिनके बगैर चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। 15 भी गया जी बेटा, जी बोले, मैं इत्तेफाक से उधर ही था। एक ही बात है, 40,000 पर 40, हर 40,000 पे, या 40,000 के बाद करते हैं तो फिर भी हम वो 40,000 पे कर ही देंगे ना, यानी कि 40,000 के बाद वाला जो किलोमीटर है वो नए टायर पे चले, एक ही बात है। एड्डी बरीक गल्ला, इतना नहीं सोचना। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 में कोई मसला है, मैं तरतीब से जा जी। यस सर, मैंने करवाया नहीं, पढ़ लो मैनू लम्या पा लो। डायरेक्ट वर्कर्स कटिंग एंड असेंबली, ईच कटिंग एंड असेंबली में कहता है ईच चेयर रिक्वायर्स 0.5 आवर फॉर कटिंग एंड असेंबली ऑफ चेयर एंड दीज वर्कर्स आर पेड वेजेस एट दिस। और फिर डायरेक्ट वर्कर्स में ही पेंट वाले अहबाब भी हैं, ईच चेयर रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ लेबर टाइम इन पेंटिंग प्रोसेस, दीज वर्कर्स आर पेड एट। अब
एक कुर्सी पर डायरेक्ट वेजेस 1.5 घंटा ही तो लगी। डायरेक्ट वर्कर्स कटिंग, कोई कटिंग करते हैं आधा घंटा वो लेते हैं, और कोई पेंटिंग करते हैं 1 घंटा वो लेते हैं, तो टोटल डायरेक्ट वर्कर्स कितने टाइम लेते हैं? तो अच्छा, अगली बात, रेट 6 है और 7 है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अच्छा तो 7 पर 1, ये तो ठीक तो है। अच्छा ओवरहेड्स में, अच्छा अब ओवरहेड्स की बात, डेट तो समझ आ गई ना कैसे निकला है, डेट समझ आ गई कैसे निकला है। अब अगली बात, रेट डिफरेंट तो नहीं होता ना, वो ओवरहेड्स तो क्या है, मिसाल के तौर पे ये मेरी हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट्स बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये फैक्ट्री के अंदर जो बर्की कुमकुमें जल रहे हैं, ठंडी मशीनें चल रही हैं, ठीक है, ये जो आलात जो चल रहे हैं, ठीक है, इनका एक कांस्टेंट रेट है, डेप्रिशिएट हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कोई कटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा काम कर रहा है या वो 1.5 घंटा अगर फैक्ट्री ने चलना है तो कितने रुपए फी घंटा, ये ओवरहेड का चैप्टर आ रहा है और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये 1.5 घंटा कैसे निकला, असल में ना लेबर में 1 घंटा पेंट वाले लगाते हैं और आधा घंटा कटिंग वाले लगाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार इकट्ठे ही कर लेते, वो असल में वो प्रोसेस बता रहे हैं ना कि आधा घंटा लगा कटिंग में, फिर 1 घंटा लगा, तो 1.5 घंटा टोटल लगता है। तो 1.5 घंटा टोटल लगता है डायरेक्ट लेबर का। असल में ना उसने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को सीधे तरीके देने के बजाय क्या बोला, ईच चेयर 15 मिनट ऑफ कटिंग, एक मिनट, यही है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ईच चेयर रिक्वायर्स 15 मिनट ऑफ कटिंग मशीन टाइम and this cost to company at the rate of 2 per machine hour, and fixed production overheads are charged to each chair at the rate of ₹10 per labor hour। ठीक है, अब ये तो कटिंग मशीन का टाइम है, वो कहता है एक मशीन, एक यूनिट जो है अगर वो कट करें तो मशीन के 15 मिनट लगते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये तो ऐसे ही निकल आएगा। ये कैसे निकलेगा जी, इसको अगर आप पर आर कर दें, वो कहते हैं 2 रुपये पर आर है, तो 15/60 सिखाया हुआ है आपको स्मॉलर, तो ये जो भी आंसर आएगा उसको 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? हाँ 0.5। ये 0.5 क्या है, ये आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, यही तो हम आज इंशाल्लाह बुनियाद डाल देंगे चैप्टर की, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहरहाल वेरिएबल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में क्या कहता है जी, फिक्स ओवरहेड्स जो है वो ईच चेयर को चार्ज किए जाते हैं, इज चार्ज टू ईच चेयर एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। अब लेबर आवर कितने हैं वही तो ऊपर बता के आ रहा हूँ, वो है ये 30/60 यानी कि 0.5 और उसके बाद 1, ठीक है, तो यहाँ से निकला था। ये 10 के साथ ही 1.5 आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कितने वे, ये देखो, ये तो ठीक हो गया ना, ये तो ऐसे ही है ये, हाँ तो ये वाला 1.5 आर असल में ये इन दोनों को मिलकर बना है, ठीक है ना, यानी कि इसको अगर मैं यूँ कर दूँ ना 0.5 आर पर चेयर, तो अब आपको ये 1.5 नज़र आ जाएगा, ठीक है। और कुछ चलूँ पीछे, अच्छा हाँ, वुड और पेंट, ईच चेयर रिक्वायर्स 100 मिलीलीटर ऑफ पेंट एंड पेंट इज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 10 पर लीटर। अब 100 मिलीलीटर है और आपको क्या बताया था, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इनटू करो इसको 10, आंसर क्या आता है, ये क्या आता है, 1 आता है। एक मिनट, हर चेयर पर ये लगता है, ठीक है, और हर चेयर पे इतना वुड लगता है, गलती हो सकती है यार, गलती क्यों, बने नहीं बनाया ना ये भी, तो 2.5 नहीं आएगा, आंसर तो सही है ना। तो यार एहो जी गलती तो कहनी भी नहीं चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, हद हो गई कसमें। ये क्या है जी, रुपीज़, खैर है कोई बात नहीं जी, रुपीज़ कितने, 10 पर लीटर और इनटू ये, ठीक है जी, आंसर 1, डन हो गया। और जी चलें आगे, नाइन में को मसला बोलो, 9 तो मैंने बता दिया था सर, 8 भी हो गया था, मैं टिक कर रहा हूँ, कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं आप।
क्योंकि इसको अब लपेट के रख देना है हमने। बेसिक्स को दोबारा शायद हम खोलें भी कभी ना। मैं कभी भी आपको रिवीजन के अंदर ये नहीं कहूँगा बेसिक के फलां फलां सवाल कर लो, क्योंकि बेसिक आपको भूलनी ही नहीं है। बेसिक से आपकी जान छूटनी ही नहीं है। हर टॉपिक में, हर सवाल में यही जो काम आपने 6 दिन किया ये करना है। इतना ज़रूरी काम था, इसीलिए इसको पहले किया। तो दोबारा इस चैप्टर को हम नहीं खोले शायद, ठीक है। हाँ, कोई थ्योरी के लिए कोई अहम बात लगी है यहाँ से तो अच्छी लगी है, वरना पढ़ लेता है बाद में आके, ठीक है। असल में तो हमने आज जो मैंने लफ्ज़ लिखना है, हमने आज सिलेबस को स्टार्ट करना है, लेकिन पूरे सिलेबस में इनके अलावा यही सारा, इसी के तो नंबर परिचय में मिलते हैं, यही तो काम करना होता है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1 0 0 0 0 यानी इधर आ गए जी। स्टूडेंट कहाँ पे है? जब मैं 7 से गुजर रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं ब्रेक लगवाई? मतलब कि आप लोग ये नहीं चाहते, मुझे लग गई समझ के FH आज शुरू हो। वैसे इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? काम चोरी? प्रोबेबल जी बेटा। 7 पेज नंबर 7, और पेज नंबर 7 पे तो अभी हमने आना है। मैंने कहा क्वेश्चन है, तरतीब से चलेंगे ना। मुझे बताओ जी, 1 में और 2 में किसी किस्म का कोई सवाल है? 3 में भी और 4 में भी। ये मैंने आपको कहा था पढ़ा के कि रीड ओनली करना। ये अब आप पढ़ सकते हैं। पर यूनिट और टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? पहली बार हमने ये काम किया था क्वेश्चन 5 में। ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और ये पूरे CMA में आपने करना है, हर सवाल में यही काम कर रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, वो यही है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मटेरियल प्राइस इनटू डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, ऐसे ही किया था। और टोटल करना हो तो जो ये ऊपर पर यूनिट कॉस्ट निकली है उसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर निकालें तो वेज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। अगर टोटल करनी है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट को, तो FOH कॉस्ट है, पर यूनिट निकालनी है तो FOH रेट पर आवर इनटू लेबर आवर भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, सवाल में जो गिवन होगा। और अगर टोटल FOH कॉस्ट निकालनी है तो इसी पर यूनिट को जो ऊपर निकाला है इसको प्रोडक्शन यूनिट से। तो अगर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको एडिशनल बात क्या बताई थी, कोई सेलिंग का खर्चा होता है तो उसको सेल यूनिट्स के साथ, सेल्स कमीशन है, सेल्स बोनस है, अगर यूनिट्स लेने हैं, सेल्स रेवेन्यू इवन निकालना है कल को, तो वो सेल यूनिट्स के साथ होगा, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ होती हैं। ओके, हाँ। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो जो आपकी प्रोडक्शन की वजह से हिल नहीं रहे, जैसे रेंट है, जैसे फिक्स सैलरी मंथली है, लेकिन मिसाल के तौर पे फैक्ट्री चल रही है आपकी, फ्यूल उस पर लग रहा है। आप फैक्ट्री चलाते हैं तो फ्यूल लगता है, नहीं चलाते तो नहीं लगता। तो ये आपका FOH भी है लेकिन वेरिएबल है। तो वह फिक्स वेरिएबल का वही असूल है, ठीक है, कि आपका प्रोडक्शन के चेंज होने से जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल, जो प्रोडक्शन चेंज से फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड। अब वो खर्चा अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है और फैक्ट्री की 4 दीवारी में है और क्वालिफाई कर जाता है इसके लिए कि फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो FOH में डाल दो। अब वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है ये आप देख लेंगे, उसकी नेचर को बिहेव कैसे करता है एक्टिविटी लेवल के बदलने से। प्रोडक्ट कॉस्ट ये तो हो गया था, पीरियड कॉस्ट हो गया था, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, किस किस ने पढ़ी हैं? ये मैंने कहा था ना आपको कल ये सारे नोट्स पढ़ के आने, कि नहीं कहा था? जिन्होंने नहीं पढ़ा आज पढ़ ले और पूछ ले मुझसे, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये रीड ऑनली करना है बस वंस, क्योंकि आपको सब पता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हमने अपनी एग्जाम्पल से काम किया, यहाँ भी वही काम है, यहाँ पे वही काम है। 3 प्रोडक्शन लेवल्स हैं, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है और टोटल मटेरियल कॉस्ट है। तो इसी को देखकर आप, इसी डेटा को देखकर आपके यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं। फिर फिक्स कॉस्ट है, डेफिनेशन वही है जो आपको पढ़ाई गई थी, आपको सिखा दी गई है ये बहाने से ही, कि वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी, ठीक है, या वॉल्यूम लेवल, एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम। हाउएवर पर यूनिट इट डज नॉट चेंज, ठीक है।
आगे लिखा है एक्टिविटी लेवल कैन बी प्रोडक्शन यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, सेल यूनिट, सेल रेवेन्यू, ये सब बातें आपको मैंने कर दी हुई हैं, यहाँ सिर्फ लिखी हुई हैं। बस ज़रा तरतीब उलट है मेरी, मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें करवाता हूँ, मतलब सवाल करवाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं थ्योरी के अंदर क्या पढ़ा होगा। तो डिफरेंट हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, मैं तो हमेशा ऐसे ही चलता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो आप देखोगे ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, तसल्ली से एक बार देख लेना। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा इनको, और फिर ग्राफ के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा जी, उसके बाद फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड दीज कॉस्ट डोंट चेंज इन टोटल, हाउएवर चेंजेस इन रिवर्स या इनवर्स प्रोपोर्शन एज पर यूनिट क्या करती है, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रेशो के अंदर चेंज होती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल। भाई को जगाना ज़रा, एग्जाम्पल्स आ गई, डेटा आ गया, उसकी बेस पर ये टोटल फैक्ट्री रेंट है और फैक्ट्री रेंट की कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये आपके ग्राफ्स, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ा दिया था, ये सिर्फ ज़बानी पढ़ाया था पर रहता था, ठीक है जी। अच्छा यार, कोई ना ऐसे डेटा अज्यूम कर लेते हैं। डेटा क्या ऐसे अज्यूम करना है, हमारा डेटा तो था ही सही। मैं कहता हूँ जी, मिसाल के तौर पे हमने देखा था ना सवाल में 30, 50 और 70, ठीक है। ये जाएं बच्चे तो टोटल बस कॉस्ट जो थी वो कितनी थी जी, 15,000। लेकिन जब बच्चे 70 से ऊपर गए, 95 हुए, 125 हुए, 140 तक चले गए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो स्टेप ले गई, एक और बस आपको मंगवानी पड़ी। और अगर आप फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिक्स कॉस्ट एक तरह से ये सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है फिक्स कॉस्ट है, एफओएच के अंदर आ गई, क्योंकि डायरेक्ट लेबर नहीं है, एफओएच में है। और फिक्स क्यों है भाई, यूनिट्स ज़्यादा बनाए या कम बनाए, उसको मंथली सैलरी दे रहे हैं तो वो तो होनी होनी। अब हमने एक सुपरवाइज़र रखा हुआ था, यहाँ तक के 15,000 यूनिट्स बन रहे थे हमारी फैक्ट्री में। जब हमारी प्रोडक्शन उससे ऊपर गई, अब वो एक सुपरवाइज़र इतने लोगों को नहीं देख सकता था, तो हमें एक सुपरवाइज़र और हायर करना पड़ा। फिर 2 हो गए, अब 30,000 यूनिट्स तक जितने बंदे बना रहे हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए 2 लोग काफ़ी थे। हमारी प्रोडक्शन और बढ़ गई, डिमांड चीज़ की बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और बढ़ानी है तो एक और सुपरवाइजर रख लिया। दिस इज कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्या जी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिख दिया ना जी कि 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 70 ऐसे ही बस अपनी मर्जी वाला यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि यहाँ तक 70 तक ये 15,000 कॉस्ट थी, ठीक है। उसके बाद 30,000 कॉस्ट है, फिर 45,000 कॉस्ट है, एंड सो ऑन। तो जब 70 थे तो एकदम से फिर फिक्स कॉस्ट जंप लेती है, एकदम से फिर फिक्स कॉस्ट जंप स्टेप ले गई, स्टेप लेने के बाद फिर कांस्टेंट हो गई, और यहाँ तक के 140 स्टूडेंट्स तक ये फिर कांस्टेंट रही, ठीक है। तो यहाँ पे 140 जब हुए तो अब फिर कैपेसिटी रीच होगी, फिर तीसरी बस मंगवानी पड़ी, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं जी स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पढ़ाई थी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक मिक्स्ड कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन्स फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट साइमल्टेनियसली। दिस कॉस्ट इंक्रीजेज इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड डिक्रीजेज ऑन पर यूनिट बेसिस, यानी कि ये दोनों तरफ नहीं चल पाती, तो हम कहते थे ये क्या है, सेमी वेरिएबल, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स नॉर्मली होते ही सेमी वेरिएबल हैं। टेलीफोन चार्जेस, आप ज़माना अब ज़रा बीत गया, ये जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे इनका बिल होता था तो एक फिक्स्ड लाइन रेंट हर महीने आता था, और उसके ऊपर कुछ पर जितनी कॉल्स करते थे तो पर मिनट के हिसाब से उसका बिल आया करता था, ठीक है। वो ज़माना अब बीत गया, नॉर्मली अब ये यूज़ होता नहीं घरों में। बहरहाल इसका किराया तो कुछ फिक्स पोर्शन होता है, कुछ वेरिएबल। आपके मीटर के अंदर कुछ फिक्स बिल होता है, ना भी बिजली इस्तेमाल करें तो आना है, और कुछ जितना बहुत सारा जो होता है वो होता है जो यूनिट इस्तेमाल करने पे आता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल इकट्ठे जो आपके होते हैं वो इन्हीं के अंदर ही होते हैं। सेल्समैन टोटल सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी लैंडलाइन टेलीफोन की गिवन है, ठीक है। तो इसके डेटा के हिसाब से आपको ये नज़र आ रही होगी
ग्राफ्स की सूरत हाल, ठीक है। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। ये जनाब आपकी समरी बनी हुई है उन सारी बातों की जो आपने पढ़ी थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे तो आपको ये खुद बनानी चाहिए अब अपनी, आप अब इस लेवल पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस डिस्कशन के अंदर। सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं जी, हाई लो मेथड यूज़ करते हैं, और ये मैंने आपको सिखा दिया था। इसको रीड ओनली कर लीजिएगा एक बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसके बाद अप्लाई करना होता है, वो आपको करना पहले से ही आता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ कोई नई चीज़ तो नहीं खुली हुई, ठीक है। तो मेरी तरफ से जी ये बेसिक्स का चैप्टर जो है वो ख़त्म है। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे बिल्कुल नहीं करना, मुझसे कर लेना, ठीक है, कल पूछ लेना। फिनिश गुड्स की क्या पहली बात, प्रोडक्शन प्रोडक्टिव नहीं, कौन सी कॉस्ट फिनिश गुड्स की? ये तो बेटा इन्वेंट्री है ना, ये इन्वेंट्री आप ये सवाल के अंदर जो कह रहे हो ये इन्वेंट्री है। इसके अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती है पर यूनिट। 10 यूनिट्स हैं और 1 यूनिट 100 रुपये का आपने बनाया है, तो यहाँ पे 1000 रुपये कॉस्ट पड़ी होगी। नहीं, मैंने तो वेयर हाउस की बात की थी। वेयर हाउस में स्टोर करते हैं फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स जो बन के आई हैं उनके ऊपर ये पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बनकर यहाँ पे पड़ी हुई है, अब जिस कमरे में रखा हुआ उसका किराया तो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है ना। वैसे तो उसका किराया फिनिश गुड्स बन गया ना, तो वो फिर किधर चला जाता है, सेलिंग। और अगर रॉ मटेरियल था तो फिर वो, ये बात की थी मैंने, शुमाई किस्मत, ये बात की थी मैंने। एक मिनट जी, क्या नहीं, रॉ मटेरियल जो एक यूनिट के ऊपर लगता है, एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगा, ये है डायरेक्ट मटेरियल। बेटा फिर इस तरह से तो हम थोड़ी सी सोच करें ना, तो हम ये सारे खर्चे ही इधर ऐड कर देते हैं। इसी रॉ मटेरियल पे लेबर भी काम कर रही है, अलग क्यों लिखे? रॉ मटेरियल भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री का है, प्रोडक्शन का है, फैक्ट्री प्रोडक्शन। आपके ये सारे खर्चे ही उसी यूनिट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर ये रॉ मटेरियल लगा है, तो फिर तो एक ही लाइन के अंदर सारे खर्चे आ सकते हैं। तो आपको ये बताया था डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिससे उसकी शक्ल बनती है प्रोडक्ट की, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट की शक्ल बनती है। अब ये टेबल जो हमने बनाया, इसमें जो लकड़ी है ये इसकी शक्ल है, आपके सामने बेंच है, लकड़ी लगी हुई है, ये इसकी शक्ल इससे बन रही है, ये डायरेक्ट मटेरियल। अब ये जब बनने के जब तक ये बना नहीं था तो हमारे वेयर हाउस में ये लकड़ी पड़ी थी, तो उसका क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं, उसके स्टाफ की जो सैलरीज हैं, क्या वो भी इसकी शक्ल के लिए यूज़ हो रहे हैं? ऐसे तो बेटा हर खर्चा ज़बरदस्त, जब हमारा मकसद ही ये बेंच बनाना है तो हर वो चीज़ जो फैक्ट्री के अंदर खर्च हो रही है हम उसको इसी के ऊपर लाकर तो रख सकते हैं। तो फिर तो कोई और आइटम ही ना आए सिवाय डायरेक्ट लेबर के, ये डायरेक्ट मटेरियल के, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट हो। डायरेक्ट लेबर भी वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मेरे अल्फाज से, डायरेक्ट लेबर भी वो है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ दिस बेंच। तो वो कारपेंटर डायरेक्ट लेबर है, उसके ऊपर खड़ा हुआ सुपरवाइजर भी हमने डायरेक्ट नहीं कहा था। आप वेयर हाउस वाले बंदे को कह रहे हैं डायरेक्ट कह दें, नहीं, ठीक है। वही मटेरियल पे काम कर रहे हैं वो लोग जो हमने उठाकर इधर रखा है। डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लेबर भी डायरेक्ट होगी सारी की सारी, सुपरवाइजर भी डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर लोग फिर रहे हैं जो डायरेक्टली इस बेंच पे काम नहीं कर रहे, फैक्ट्री का खर्चा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे, बट डायरेक्ट लेबर कह के नहीं, एफओएच कह के शामिल तो हो ही रहा है। टेंशन क्या है, टोटल में तो आ नहीं रहा जी। ये वाली मैं नहीं करूँगा, इसके लिए इंतज़ार करें जिनको समझ नहीं आया, या क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं अलग से। चैप्टर है ना पूरा, आ जाएगी समझ, कहाँ तक जाएगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमने टॉपिक करना है अभी, 4-5 लेक्चर्स लगते हैं उस पर, उसमें ये एंट्रीज आएंगी। उसमें नॉर्मल लॉस भी आएगा, एब नॉर्मल लॉस भी आएगा, एनआरवी लॉस भी आएगा, और भी बहुत कुछ, ड्राइंग्स भी आएंगी,
और भी सेल रिटर्न भी आएगी, परचेज सब कुछ आएगा उसमें। फिर इनडायरेक्ट लेबर है, मुंह निकल गया होना है, लेकिन कभी मैंने आज तक ऐसा कहा तो नहीं है। हैं वैसे ही कहा, डांगा काट लो डांगा, मेरे को गलती हो जाए डांगा काट लिया करो। अच्छा कोई इरादा नहीं आप लोगों का, मुझे लग रहा है फ्रेश माइंड के साथ आज जो है हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट कॉस्ट की जान छाड़ दो सर, नहीं भाई, इसी की तो सारी लड़ाई है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जनाब 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, हम ये डिसाइड कर चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बस ये असल में आप लोगों का मकसद ही यही था। ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो दिन यहाँ पे आपने ज़ाया, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सवाल किया करो, वैसे मैं शुगर लगाता हूँ, लेकिन वैसे ये तो काम आ गया ना, टाइम जो हमने डिस्कशन कर ली। लेकिन ये ज़हन में रखो कि जो आप यहाँ पर दिन, घंटा, मिनट यहाँ पर ज़ाया कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही अमाउंट से वो आपके अगस्त वाले महीने में ऐड होता जा रहा है। एक दिन ज़ाया किया, अगस्त वाले महीने में एक दिन ऐड कर दिया आपने, फिर जो कम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपने एक हफ्ता ज़ाया किया, अगस्त से एक हफ्ता, टाइम नहीं ज़ाया करना, टाइम बहुत कीमती है। अगस्त का पूरा महीना आपके पास खुला सुकून से टाइम होना लाजमी है। जो टाइम ज़ाया करोगे यहाँ पे, इसलिए अभी तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि आपने ये टारगेट था आपका, ये तो मैं कहता ही होता हूँ, लेकिन वैसे आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है ना। वक्त कीमती है, जल्दी जल्दी पास करना है आपने। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये नॉर्मली मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं पीरियड के स्टार्ट पे खड़ा हूँ, यानी अभी मैंने प्रोडक्शन करनी है, तो नॉर्मली इसका मुझे पता होता है। सादा बात है, मैंने अगर ये बेंच बनाना है तो लकड़ी का एक रेट नॉर्मली तो नहीं चेंज होता रहा। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी अक्सर किए ही होते हैं, यार ये लकड़ी का रेट क्या है यार, ये 50 रुपये पर स्क्वायर फुट मिलती है, बस तो मिलती है, ठीक है। तो मैं पीरियड के स्टार्ट में खड़ा हूँ, प्रोडक्शन नहीं भी की अभी तक मैंने, तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि 1 यूनिट पर कितना मटीरियल लगेगा, 1 यूनिट पर कितनी लेबर लगेगी, मैं आराम से बता सकता हूँ। नॉर्मली पीरियड के स्टार्ट पे हमें इसका पता होता है। लेकिन ये जो जालिम FOH है ना, ये पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर नहीं पता होता कि पीरियड के एंड तक कितने लग जाएंगे। हर चीज़ जो वहीं डाल देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो है ही बहुत क्लियर। 1 यूनिट बनेगा, 10 रुपये का मटेरियल लगना है, तो 2 बनेंगे तो 20 का लग जाएगा, 3 बनेंगे तो 30 का लग जाएगा। 1 यूनिट बनाए तो 5 रुपये लेबर को देते हैं, 2 बनाएंगे तो 10 देंगे, 3 बनाएंगे तो 15 देंगे। 1 यूनिट बने तो कितना FOH लगे, यहां पे आके हम फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो पीरियड के एंड पे जाके एक्चुअल में पता लगते हैं हमें FOH के। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें पीरियड एंड पे जाके पता लगते हैं FOH के मामले में कि एक्चुअल कितने हैं। इसलिए पर यूनिट FOH एक्चुअल वाले निकालना ये मुश्किल है। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर ओके, पर यूनिट FOH पीरियड के स्टार्ट में निकालना मुश्किल। पीरियड के एंड पे जाकर आपको एक्चुअल बिल शिल रिसीव होंगे सारे, आप उनको देख सकते हैं और फिर एक्चुअल FOH निकलेंगे। अब ये बात समझ आई है कि पीरियड के स्टार्ट पे हमें मसला किससे है। पीरियड के स्टार्ट पे हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल जाती है पर यूनिट, लेकिन FOH कॉस्ट जो होती है ना, ये पर यूनिट निकाल हम नहीं पा रहे होते। तो कोई बात नहीं, ना निकालें, कोई मसला है, पीरियड के एंड में ही प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, वेट कर लेते हैं, 1 महीना वेट करते रहे, चीज़ की सेल प्राइस ही डिटरमिन नहीं कर सकें, क्योंकि सेल प्राइस डिटरमिन करने के लिए कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो फिर तो कर लिया हमने कारोबार, कॉस्ट का पता होना क्यों ज़रूरी है, सेल प्राइस नहीं कोट करनी। तो कॉस्ट निकलेगी तो अगला डिसीजन मेकिंग वाला का अगले सारे डिसीजन लेंगे आप। तो कॉस्ट निकालने के लिए FOH का होना ज़रूरी, और FOH एक्चुअल मिलने के लिए पीरियड के एंड का वेट करना ज़रूरी। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर फिर अकाउंटेंट्स ने, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने एक हल निकाला कि आप अंदाज़ा लगाओ। क्या लगाओ, ये वो बात नहीं जैसे आप लोग उर्दू में कहते हैं, कोई किसी की बात जो आपको पसंद ना आए, अंदाज़ा लगाओ यार, ये वो वाला अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना, अंदाज़ा लाओ यार, हैं
यार अंदाज़ा लगाओ यार, तुमने क्या बात कर दी, अंदाज़ा लगाओ यार इसका यार, मतलब कहता है ना वो नहीं, बल्कि आप एस्टीमेट करो कि आपके ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे। इसको कहते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड एफओएच, ठीक है। यानी आप बजट करो, क्या करो, एफओएच को बजट करो और कोई ना कोई बेस बना लो आप डिसाइड करके। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहो जी यूनिट्स मेरी बेस है, और ये भी बजट करो कि इस पीरियड में कितने, मिसाल के तौर पे आपने एक महीना अगला एफओएच का रेट निकालना है अगले महीने के लिए जो अभी शुरू हो रहा है। जाग के सुनना, बड़ी अहम बात है, यहीं से फिर कल बात जो है वो चलनी है, तो एफओएच की बुनियाद बन रही है ये एफओएच के चैप्टर की। तो अभी हैं 5, 7, 10 मिनट इलीगल वाले, टेंशन न लें। अच्छा, तो आपने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर जो इस पीरियड में एक्सपेक्टेड एफओएच हैं, बजटेड एफओएच हैं, वो भी आपने एस्टिमेट लगा लिए, और साथ ही आपने कहा मैं यूनिट पर यूनिट के साथ खेलूंगा। मैंने एफओएच, मुझे एफओएच पर यूनिट पसंद है, किसी को पर आर भी पसंद हो सकते हैं, लेबर वाले पर आर, किसी को पर मशीन आर पसंद हो सकते हैं, मुझे पर यूनिट पसंद है फिलहाल, ठीक है। तो ये भी यूनिट्स भी आपको जो है वो अंदाज़ा लगाने पड़ेंगे। क्या हम यूँ कहेंगे कि अगले एक महीने में अंदाजे के तौर पे हमारी 1 लाख रुपए की एफओएच कॉस्ट होगी, और अगले ही एक महीने में ही हम तकरीबन 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का इरादा रखते हैं। तो 1 लाख बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय 10,000 बजटेड यूनिट्स, क्या आया आंसर, 1 लाख बटा 10,000, 10 रुपये। तो मैं कहूँगा जी मेरा बजटेड एफओएच का रेट पर यूनिट जो है वो है ₹10। अब एक यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल एक्चुअल लगेगा, लेबर एक्चुअल लगेगी, लेकिन एफओएच बजटेड वाले ऐड होते रहेंगे, और पीरियड का एंड आएगा, जितनी दफ़ा प्रोडक्शन करेंगे हम, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हुए मटेरियल और लेबर तो एक्चुअल लगेंगे, ठीक है, वो तो पता लगे होते हैं उस वक्त खरीद के लाए जैसे भी, ठीक है, मटेरियल लेबर एक्चुअल लग रहे होते हैं, बजटेड ओवरहेड्स हम पर यूनिट ऐड करते जाएंगे हर प्रोडक्ट के अंदर। और जब महीने का एंड आता है तो फिर हम देखते हैं एक्चुअल कितने हैं, तो ये बजटेड और एक्चुअल का फर्क वहां जाके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इनके कुछ टेक्निकल अल्फाज हैं। जो एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, इसको नाम दिया जाता है एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहा जाता है जी इसको, एब्जॉर्प्शन रेट इसको कहते हैं, ठीक है जी, इसका नाम है, प्यार से इसको एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। यानी ये जब यूज करके आप प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एफओएच को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं एफओएच का फिक्स्ड ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब होना, शामिल होना, एब्जॉर्प्शन रेट एक निकाला ना, ये अंदाजे से निकालते हैं पीरियड के स्टार्ट में, और ड्यूरिंग द पीरियड इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाते रहते हैं, और पीरियड के एंड पे जाके एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करके देखते हैं, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो कल जब हम मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनको आप एफओएच कहते हैं, ओवरहेड्स, एफओएच नहीं बल्कि ओवरहेड्स कहें। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री की भी हो सकती हैं और नॉन फैक्ट्री भी हो सकती है ना बेटा। मेरे इस चैप्टर में तो फैक्ट्री वाली की ही लड़ाई होनी है, लेकिन बात तो पूरी करके चलेंगे ना, ठीक है। तो फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देखो जो आज लिख लेंगे कल वो नहीं लिखना पड़ेगा, क्या ख्याल है। और नॉन फैक्ट्री या नॉन प्रोडक्शन, जी इसको पीरियड कह सकते हैं, नॉन फैक्ट्री या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बात सिर्फ क्या हो रही है, ये चैप्टर मैंने जो आज शुरू किया है ना आपका, इसका नाम ही क्या है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली कॉमन एक्सपेंसेस को कहते हैं, किसको जी, कॉमन एक्सपेंसेस को। यानी कि आप कि अगर फैक्ट्री के अंदर 10 तरह के यूनिट्स बन रहे हैं, तो फैक्ट्री के कुछ कॉमन एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको वो 10 के 10 टाइप की प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल कर रही हैं, सारी फैसिलिटीज 10 की 10 तरह की चीज़ें हम बना रहे हैं, कॉमन एक्सपेंसेस उन सब
के ऊपर लग रहे हैं, सब उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, जबकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक हमें अलग पता होगा। बेसिकली ये क्या होता है, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना, ठीक है, ये प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं, अगर ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है जी। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको एलोकेशन कहते हैं, इसको अपोर्शनमेंट भी कह रहे होते हैं लोग, और सबसे मशहूर नाम इसका जो अभी बता के आया, इसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एलोकेशन तो लिखे है पाइन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। और ये जो एब्जॉर्प्शन जो करवानी है हमने, ये जिस कॉस्टिंग सिस्टम के तहत हम करवाते हैं उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। क्या जी? दो सिस्टम हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा। तो ये जो काम हमने करना है कल शुरू, जो टॉपिक शुरू करना है, इसके अंदर हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। बड़ा मैं आज सोच के आया था कि कम से कम मैं इसकी डिस्कशन करके 2-3 सवाल भी करा दूंगा। हसरत उन क्वेश्चंस पे जो बिन हुए मुरझा गए। अच्छा ले जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह के बेसिकली 3 सिस्टम्स हैं। मैंने कल आपको पहले वाला शुरू कराना है, लेकिन अगले 2 लिख तो लेना, ठीक है। एक होता है जी सिंगल रेट सिस्टम, सिंगल रेट सिस्टम, ठीक है जी। दूसरा होता है जी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम। हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम यानी डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाल लेते हैं। ये इंशाल्लाह हम 3 को दिन बाद जाके कहीं शुरू कर पाएंगे शायद लेकिन सबसे ज़्यादा ICAP टेस्ट यही करता है डिपार्टमेंटल। सिंगल रेट सिस्टम भी आया हुआ है, लेकिन मोस्ट रिसेंट देखें ना, पास में 2000 के बाद तो शायद 2-3-4 सवाल ही मिले मैक्सिमम, लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन भी इसको डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के ज़्यादा सवाल है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल, वो डिपार्ट जो मेंटल हो, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ठीक है जी। और लास्ट है जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। अच्छा अब ये जो पहले 2 हैं ना जी, ये पहले 2 जो हैं ये तो हमारे चैप्टर 3 है गालिबन हमारा CMA का, ठीक है, चैप्टर 3। ये दोनों तो इस चैप्टर में मिल जाते हैं। ABC कॉस्टिंग, इसको मशहूर ज़माना ABC इसको कहते हैं, जो बच्चे छोड़ते हैं और ये आता है, ये वो वाला है बहुत आसान ना। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ये भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ICAP ने इसको अपनी किताब में अलग चैप्टर के तौर पर रखा हुआ है। हम ये तीनों इकट्ठे करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। नियत तो मैंने की है कि ये ईद से पहले हो जाएं, लेकिन अब जैसे आज का दिन आप खा गए हैं तो मुझे ये लगता है कि ये तो ना भी हो, यहाँ तक तो हम पूरा कर ही लेंगे। ये वैसे नियत मेरी खास नियत की तो मैंने इस तीनों की हुई है, ठीक है ना जी। तो ये एक चैप्टर है और ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये अगले 15-16 दिन के अंदर हम ये 2 चैप्टर्स कर लेंगे। और आपको इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसके बाद मैंने इस पर बात शुरू करनी है कल। इसके बारे में आपको बताऊंगा, स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर क्या करना है, ड्यूरिंग द पीरियड क्या करना है और एंड पे क्या करना है, और फिर इसकी कहानी हम शुरू करेंगे। लेकिन 1 मिनट तस्वीर खींच लेना, कल ही खींच लेना, मैं तो कहता हूँ वैसे, अच्छा अभी भी खींच लेना, लेकिन इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स है ये वो है सिंगल और डिपार्टमेंटल, और उसके साथ ही ये ABC है। तो आप देखें तो इस टॉपिक से, ये एक ही टॉपिक मैं समझता हूँ है भी एक ही, ठीक है, सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी है जो खाली गुजरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात, ये आसान टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपके लिए साबित होगा, बल्कि तकरीबन डिसीजन मेकिंग से पहले सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप फॉर्मेट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक्स अच्छी हो, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, तो कॉपी पेस्ट वाले सवाल हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको देते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक है और रेगुलर बहुत है। तो इसलिए कल नए कपड़े पा के आना ईद वाले हैं जी, क्योंकि कल हमने नया टॉपिक शुरू, वैसे मैंने आज नया टॉपिक शुरू कर दिया बाय द वे, बस वो इनडायरेक्टली कहो या जो भी कहो, ठीक है, लेकिन मुझे वो लब नहीं रहा कि मैंने कहाँ लिखा है, ये लिखा है जी, ठीक है जी। अब ज़िंदगी रही तो
कल करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।